तो ट्रंप नीति वर्सेस टीम मोदी, टीवी9 भारतवर्ष पर आप एससीओ समिट का मेगा कवरेज देख रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त चीन के तियानजिन में हैं। एससीओ समिट का जो फोटो ऑप हुआ उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और बड़े मैसेज जो इस वक्त आ रहे हैं चाइना से वो लगातार हम उनकी बात कर रहे हैं। एक बड़ी खबर मैं आपको बताऊं इसी से जुड़ी हुई, फिलहाल आप ही देखिए कैसे टीवी9 भारतवर्ष लगातार कल से आपको पूरा अपडेट ही नहीं दे रहा है, एक एक तस्वीर दिखा रहा है और एससीओ समिट की मेगा कवरेज यहां भारत से लेकर चीन तक लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं इसका मकसद क्या है, इसकी मैसेजिंग क्या है। अमेरिका के टैरिफ वॉर के बीच रूस, चीन और इंडिया का यह महामिलन एससीओ के साथ ये कितना बड़ा मैसेज दे रहा है। लेकिन उससे पहले हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे बात करूं, आपको दिखाऊं जो हमारे पास इस वक्त लेटेस्ट जानकारी आ रही है। ये बड़ी खबर आ रही है एससीओ से जुड़ी हुई। एससीओ के देशों ने अपनी संयुक्त ताकत दिखा दी है। ज्वाइंट पावर, यूएस का विकल्प तैयार करने के संकेत मिलते हैं यहां से। यह तस्वीर जो टीवी9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, यह अपने आप में बड़े मैसेज वाली तस्वीर है। भारत, रूस और चीन की साझेदारी बढ़ेगी, यह उसका संकेत देती हुई तस्वीर है। एससीओ में भारत की भूमिका और मजबूत हुई है, यह उसकी तस्वीर है। तो यह तस्वीर केवल कुछ नेताओं के, दुनिया के कुछ नेताओं के जमावड़े की तस्वीर नहीं है। एक बदलते हुई दुनिया में, बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में कैसे भारत की ताकत बढ़ रही है और कैसे दुनिया में एक बड़ा चेंज आप कह सकते हैं एससीओ की साइडलाइन में मैसेज जिसका मिलता है, चाहे वो अभी ना हो रहा हो, आने वाले 5-10 साल में हो, वो दिखता है यहां पर। एक बड़ी खबर और दिखाता हूं मैं आपको, एससीओ में क्षेत्रीय मुद्दे सुलझने के भी संकेत दिख रहे हैं। कैसे, आप देखिए, भारत और चीन जिसके बीच हमने पिछले कुछ सालों में बड़ा तनाव देखा बॉर्डर पर, अब वहां पर भी मुद्दे, क्षेत्रीय मुद्दे सुलझने के संकेत दिख रहे हैं। मेरे पास एक बड़ा यहां पर ये दस्तावेज है जिसमें क्या कहा गया है चीन की तरफ से, जिसमें क्या कहा गया है भारत की तरफ से, डिसएंगेजमेंट को लेकर क्या कहा गया वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बड़ी खबर देखिए, एससीओ में क्षेत्रीय मुद्दे सुलझने के संकेत दिख रहे हैं। भारत और चीन के बीच सहयोग बढ़ेगा। यह ट्रंप को अच्छा नहीं लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा उनकी टीम को अच्छा, लेकिन ये संकेत मिल रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ सहमति संभव, और अगर पाकिस्तान की मौजूदगी में एससीओ के स्टेटमेंट में ऐसा कुछ आता है जिसमें पहलगाम का जिक्र हो, तो यह बहुत बड़ी जीत होगी भारत की। सीमा विवाद सुलझाने का माहौल बना है, सीमा पर शांति के लिए सहमति के संकेत बने और खुद प्रधानमंत्री ने तो अपने जो वो बायलैटरल कर रहे थे तो जो उनके रिमार्क्स थे उसमें भी उन्होंने इसका जिक्र जरूर किया था। और ये खुद विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है, प्रधानमंत्री ने जब कहा कि आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, तो आप देखिए केवल 3 शब्द नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ा, यहाँ पर एक्सपर्ट्स के लिए इसका एनालिसिस करने का एक बड़ा मटीरियल है ये। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि एससीओ समिट अपने आप में बहुत खास है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि एससीओ समिट केवल एक नॉर्मल समिट नहीं है, बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में, जहां पर यूक्रेन युद्ध के बाद, जहां पर इजराइल और ईरान के युद्ध के बाद, जहां पर अमेरिका में एक ऐसे राष्ट्रपति आए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बिल्कुल डिस्टर्ब करने की सोच लिया, उस माहौल में ये टीम क्या कुछ कर पाएगी, ये टीम क्या बड़े मैसेज दे रही है, इस पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन पहले एक और खबर, एससीओ में मोदी ने बना रखी है पाकिस्तान से दूरी और बनता है कौन जाएगा उस देश के पास जो भारत में आतंकवाद फैलाता हो, कौन जाएगा उस देश के पास जो भारत में लगातार साजिशें रचता हो, आतंकी साजिशें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान से एससीओ में दूरी बनाए रखी। रिसेप्शन में लुकाशेंको से मुलाकात की उन्होंने, ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति से भी मिले हैं मोदी, नेपाल के प्रधानमंत्री ओली से मुलाकात की उन्होंने, लेकिन शहबाज शरीफ से पीएम मोदी ने दूरी बनाए रखी है और वो लगातार जानकारी भी आ रही है, वो फोटोज में भी दिख रहा है। पीएम भी लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि चाहे वो इजिप्ट के स्टेट हेड हो, चाहे वो लुकाशेंको हो, चाहे वो ताजिकिस्तान के स्टेट हो, चाहे नेपाल के प्रधानमंत्री हो, सबसे उनकी बड़ी गर्मजोशी से मुलाकातें दिख रही है। तस्वीरें देखिए, ये है लुकाशेंको, ये है मोइजू, मालदीव्स के स्टेट हेड, तो ये सब वहां पे मिले हैं प्रधानमंत्री से। ये देखिए, ये इजिप्ट के प्रधानमंत्री है, उनसे मिल रहे हैं प्रधानमंत्री। ये तमाम तस्वीरें जो आ रही है ये बताता है कि, और ये केपी शर्मा ओली से, नेपाल के जो पीएम, उनसे मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये बताता है कि पीएम कैसे इस वक्त दुनिया में एक बड़ा, वो कहते हैं ना, ग्लोबल लीडर की छवि उनकी बन चुकी है और दुनिया भर के नेताओं से जो वो मिल रहे हैं, स्टेट हेड से मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो एक सिनर्जी, वो एक उनकी जो उनके साथ
आप कह सकते हैं जो उनके अच्छे संबंध है उसका भी वो यहां पर जरूर सबूत आप कह सकते हैं मिलता हुआ। लेकिन इसी बीच एससीओ में मोदी ने दिखाई कूटनीतिक ताकत। तुर्की के राष्ट्रपति से दूरी बरकरार रही, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ से भी दूरी बरकरार रही और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन से भी उनकी दूरी बरकरार रही। ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ था तुर्की। भारत में एक बड़ी मुहिम चली थी तुर्की के बायकॉट की। इजिप्ट के पीएम मोदी मिले, मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू से मिले हैं, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति से उन्होंने दूरी बनाए रखी। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए देखिए बहुत अच्छे तरीके से दुनिया की, जिसको हम जियो पॉलिटिक्स कहते हैं, दुनिया की पॉलिटिक्स को समझने वाले कुछ खास मेहमान हैं। 3 तो अभी आपके साथ लगातार जुड़े हुए थे, एक और खास मेहमान जिनको मैं पर्सनली बहुत पसंद करता हूं, युक्तेश्वर कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और कहां से जुड़ रहे हैं? स्ट्रेट फ्रॉम द चाइना। सेनोलॉजिस्ट भी कहते हैं आप इनको। चीन को बहुत अच्छे से समझते हैं, भारत से पुराना नाता है, भारत के पुत्र हैं। और वहां पर देखिए एम्बेसडर वोरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनको आप देख रहे हैं स्टूडियो में, और जरूर कुछ बड़ी बात इस वक्त करते हुए जानकारी अभी आपको देंगे। वो हमारे साथ यहां पर प्रोफेसर संजय भारद्वाज को आप देख रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार, लगातार तफसील से आपको बता रहे हैं कि कैसे आप इस एससीओ समिट को देखें। और प्रोफेसर शंतेश कुमार भी हमारे साथ है, विदेश मामलों के जानकार, जो लगातार आपको एक जो यहां से कॉमेंट्री आ रही है, एक जो जानकारी आ रही है उस बारे में बताते हुए। लेकिन सबसे पहले युक्तेश्वर जी आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि आप ही आज के हीरो हैं। चाइना में बैठे हैं और चाइना पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। क्या इस एससीओ समिट का आउटकम अभी तक देखा आपने? अगर एक लाइन में पूछूं मैं आपसे तो। न कि केवल मैं चीन में बैठा हूं, मैं बिल्कुल थिएनजिन में ही बैठा हूं जहां पे एससीओ समिट मीटिंग हो रहा है। तो धन्यवाद आपको कि आपने मेरे लिए बड़े अच्छे लफ्जों का इस्तेमाल किया। अगर आप एक शब्द में एक सेंटेंस में जानना चाहेंगे तो मैं तो यही कहूंगा कि ये जो इस साल का एससीओ समिट है वो पूरी दुनिया का टिकटॉक बन गया है। 20 से ज्यादा देशों के झंडे एक साथ टिमटिमा रहे हैं, एकदम आइटम नंबर 1 जैसा धमाल है। और भारत और चीन रिश्ते में हलचल हो चुकी है। धन्यवाद। मैं फिर बोलूंगा जब आप बोलेंगे या कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन होगा तो। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या आप इस चीज को ऐसे असेस करते हैं कि ट्रंप का टैरिफ, हम लगातार डिस्कस करते रहे हैं टीवी9 पर युक्तेश्वर कुमार जी, और ये हम नहीं, ये पूरी दुनिया के ग्लोबल एनालिस्ट कह रहे हैं, खुद अमेरिका में बड़ी बड़ी वॉइसेस कह रही है कि टैरिफ के एक कदम से 30 साल की भारत और अमेरिका की उस मेहनत को जिसमें वो पास आए थे, ट्रंप ने दूर कर दिया। तो क्या उस बैकग्राउंड में हम इस एससीओ समिट को देख सकते हैं? क्या इतनी जल्दी डिप्लोमेसी शिफ्ट होती है कि एक टैरिफ का कदम आया और भारत और चीन के बीच सब कुछ, जितने वो अभी तक के हर्डल्स थे, वो सब एक समिट से निकल जाएंगे? या फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये शुरुआत अच्छी हो गई है और ट्रंप ने ये मौका दिया है। क्या आप भी इसको इसी नजरिए से देखते हैं? मैं कभी भी नहीं बोलूंगा और समझूंगा कि एक एससीओ समिट से जो हमारे भारत और चीन के रिश्तों में जो करीब 1959 के बाद से जो खटाई आई है और 2020 के बाद में और भी थोड़ा गिरा था, ये तुरंत सब कुछ उसका निष्कर्ष निकल जाएगा। लेकिन ये अवश्य बोलूंगा कि ये एक अच्छी पहल है हमारे साथ, क्योंकि जैसा कि आपने सुना होगा कि भारत और चीन हाथी और ड्रैगन है। कुछ लोग समझते हैं कि ड्रैगन जो है वो चीन का है। ये ड्रैगन चीन का नहीं है। ये बिल्कुल समझने की बात है कि ड्रैगन जो है वो हमारा ही दिया हुआ रूप है। क्योंकि अगर चीन की सभ्यता में देखेंगे तो ड्रैगन जो है वो एक लंबा सर्पकार बहुरूपी प्राणी है। और भारतीय परंपरा में जो नाग अर्धदेवीय सर्प होते हैं, जो कि जल, वर्षा, उर्वरता और खजाने के रक्षक माने जाते हैं, जो शिव जी के गले का वासुकी होते हैं। और ये जो चीज है वो चीन को हमने भारत में दिया है। तो ये भारत और चीन का एक साथ में आना, ऐसा जरूर हम समझेंगे कि ये एक अच्छी पहल है। लेकिन सब कुछ इस एक समिट मीटिंग से खत्म हो जाएगा। वेरी नाइस सर, बड़ी अच्छी बात आपने कह दी। और मुझे लगता है इतनी साफगोई से आप बात करते हैं, इसीलिए आप ज्यादा अच्छे से लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाते हैं। सर आप रहिए मेरे साथ, मैं एम्बेसडर वोरा के पास आऊंगा। एम्बेसडर वोरा, युक्तेश्वर कुमार भी बिल्कुल आप ही की लाइन को टो करते हुए कि एक मुलाकात में या एक एससीओ समिट से चीन और भारत के बीच की जितनी दिक्कतें सब खत्म नहीं हो जाएंगी। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, जो ये चीन का बयान आया है, उसमें बयान तो लंबा है, लेकिन एक पैरा ये कहता है
कि सबसे पहले उन्हें रणनीतिक संचार को मजबूत करना चाहिए और आपसी विश्वास को गहरा करना चाहिए। जब तक वे प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होने के सर्वव्यापी सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे और एक दूसरे के लिए खतरा नहीं बल्कि विकास के अवसर प्रदान करेंगे, तब तक चीन भारत संबंध फलते फूलते रहेंगे और तेजी से आगे बढ़ेंगे। ये तो चीन को समझना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। एक दूसरे के संबंध जिस तरह से उसने गलवान किया, ये तो चीन पर ज्यादा अप्लाई होता है। ये इसका हम क्या मतलब निकालें? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। यही जो चीन ने कहा है, यही मैं 15 साल से सुनता आ रहा हूँ। और खास तौर से जब टिंग टोंग साहब आए, हर बार वही चीज अपना न्यू ईयर ईव में जो एड्रेस देते हैं, कॉमन फ्यूचर, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, ये वो दुनिया भर की बातें करते हैं। और ये पीस होगी और ये होगा वो होगा, सारी दुनिया आगे बढ़ेगी। रियलिटी अलग है सर। मुझे 52 साल हो गए हैं कूटनीति में। आई डोंट ट्रस्ट दीज पीपल। चाहे ड्रैगन है, चाहे चिड़िया है, चाहे जो मर्जी है। खैर ड्रैगन तो मैंने कभी देखा नहीं है, ना मैंने कभी हाथ लगाया। हाथी को तो हाथ लगाया है। बट द रियलिटी हियर इज कि जब चाइना की जो नीयत है वो नहीं बदलेगी सर। आप जितनी मर्जी कोशिश करिए, द ओनली थिंग इज वी कैन नॉट रिजॉल्व our difficulty, our differences, we can manage our differences. वही हम कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो फिर संतेश जी, फिर हम क्या माने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन जाना, वहां पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन का होना, शी जिनपिंग के साथ उनकी बायलैटरल मीट होना, जहां पर इतनी बड़ी बातें होना, क्या ये आइस ब्रेक हो रही है क्या? और जिस तरह से पीएम ने कहा कैलाश मानसरोवर यात्रा का शुरू होना, जल्दी वो फ्लाइट्स भी शुरू हो जाएंगी, क्या जल्दी वहां हमने 3 ट्रेड रूट भी खोले जब वांगी यहां पर भारत आए थे, क्या ये आइस ब्रेक हो रही है? और मैनेज भी करने की बात हो तो जैसा कि वाजपेयी जी ने कहा था कि हम अपने दोस्त चुन सकते हैं, पड़ोसी नहीं चुन सकते। तो पड़ोसी तो है वो हमारा, एक लंबा बॉर्डर हम शेयर करते हैं। क्या ये जो गर्मजोशी अभी दिख रही है, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? निश्चित रूप देखिए गौरव जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप एक बात समझने की कोशिश करिए कि भारत और चीन के बीच जो संबंध है, क्या ये संबंध हमेशा तनावपूर्ण रहेंगे? आप इतिहास उठाइए, ऐसा नहीं कि हमेशा ही रहे हैं। बहुत अच्छा दौर भी रहा है भारत चीन संबंधों में। जब ट्रेड की, विशेषकर व्यापार की बात करते हैं, तो हमेशा दोनों देशों ने बहुत अच्छे से व्यापार किया है और मजबूती से राइज कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जब हम एस्पायर कर रहे हैं कि दुनिया में एक महान शक्ति बनेंगे, बड़ी शक्ति बनेंगे या फिर ग्लोबल साउथ को लीड करेंगे, तो निश्चित रूप से आप समझने की कोशिश करिए कि इन दोनों देशों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आकर काम करना ही पड़ेगा। चाहे जिस कारण से करें, चाहे जैसे करें, अपने डिफरेंसेस को मिनिमाइज करके आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे बोहरा सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि मैनेज करना पड़ेगा हमें डिफरेंसेस को। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि प्रबंधन कैसे करते हैं, कैसे हम अपने डिफरेंसेस को कम करते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण आर्ट होगा। शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी दोनों इस बात को अच्छे से समझते हैं। आप देखिए अभी वर्तमान परिस्थिति में डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह टैरिफ इम्पोज कर रहे हैं, इस बात को लेकर मैं हमेशा कहता हूँ, बार बार मैं अपने स्टूडेंट्स को भी क्लास में ये बात बताता रहता हूँ, अगर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका इंडिया का सबसे अच्छा दोस्त है या बन सकता या रहा है, तो हमारी गलतफहमी है। वो सबसे व्यवहारिक देश रहा है, जो हमेशा व्यवहारिक इन टर्म्स बहुत रियलिस्टिक रहा है या यथार्थवादी रहा है, जो हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों को प्रायोरिटी देता है। उसी कॉन्टेक्स्ट में डोनाल्ड ट्रंप आज जो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से उनकी कंपल्सन्स थी, उनकी फॉरेन पॉलिसी में इंडिया को प्लेस देना, स्थान देना, इसीलिए उन्होंने स्थान दिया। मुझे एक बात और याद आती है, जब प्रधानमंत्री अभी अहमदाबाद में गए थे और उन्होंने सुजुकी के उस ई व्हीकल के प्लांट का जब वहां पे उद्घाटन किया था, तो उन्होंने एक बड़ी बात कही थी उस मंच से, और उन्होंने कहा था कि दुनिया आर्थिक स्वार्थ की राजनीति कर रही है। और जब वो ये कहते हैं तो चीन को वो कहां पर रखते हैं, इस पर मैं बात करूंगा, लेकिन मैं पहले कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। फिर प्रोफेसर भारद्वाज आपके पास आता हूं। दिखाइए ये 3 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर यहां पर, जहां पर आप देखिए शी जिनपिंग राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए, ये आप देखिए यहां पर। दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर आए उस रेड कारपेट पर, और कैसे वो एक ग्लोबल लीडर की तरह वॉक करते हुए जब पहुंचे शी जिनपिंग के पास, तो कैसे उन्होंने हाथ बढ़ाकर, दोनों नेताओं ने हाथ बढ़ाकर कैसे एक दूसरे का स्वागत किया। शी जिनपिंग ने वहां पर पीएम का स्वागत किया, गर्मजोशी से मिले, वहां पर वो जो फर्स्ट लेडी है चाइना की, उनसे भी मिले, और उसके बाद ये फोटो ऑप हुआ। और ये जो ये फर्मनेस है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन एक तस्वीर यहां पर देखिए, एक तस्वीर यहां पर है जब शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, जब वहां पर पहुंचते हैं और उनका भी उसी गर्मजोशी से स्वागत होता है, जब वो भी वहां पर खड़े, जब वो भी वहां पर उसी तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है। तो फिर ये जो एससीओ की साइडलाइन में, क्या यहां से कोई मैसेज है जहां पर भारत को एक टाइट रोप पे चलने की जरूरत है? इस पर बात करेंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी। राष्ट्रपति तोकायेव से कई मुद्दों पर चर्चा हुई है, पीएम ने कहा। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति से मिले हैं प्रधानमंत्री, कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। उन्होंने, पीएम ने खुद पोस्ट करके कहा है, एनर्जी, सिक्योरिटी, इन सब पे बात हुई है, और ये कहा है कि साथ काम करे हैं हम।
स्वास्थ्य सेवा पर भी मिलकर काम कर रहे हैं, यह भी उन्होंने कहा है। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ ऐसी फोटोज आ रही हैं जहां पर वो एससीओ की साइडलाइन में जो बड़े लीडर है इस वक्त जो दुनिया के वहां पर इकट्ठा हुए हैं उनसे मिल रहे हैं। वो उसमें ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति से भी मिले हैं, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति से मिले हैं, इजिप्ट के प्रधानमंत्री से मिले हैं, वहां पर बेलारूस के राष्ट्रपति से मिले हैं, वो मालदीव्स के राष्ट्रपति से मिले हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री से मिले हैं। और ये प्रोफेसर भारद्वाज, मैं जिस टाइट रोप की बात कर रहा था उस टाइट रोप पे ही आपको लेकर आऊंगा, क्योंकि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि क्या चीन और भारत बिल्कुल मिलते जा रहे हैं, क्या चीन और भारत की दोस्ती हो रही है तो पाकिस्तान भी वहां पर, और पाकिस्तान और चीन की दोस्ती कौन नहीं जानता। तो क्या वो कौन सी टाइट रोप है जहां पर हमें चीन से संबंध भी सुधारने हैं, लेकिन हमें, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक स्वार्थ की दुनिया राजनीति कर रही है, तो उस आर्थिक स्वार्थ में हमें अपना भी हित देखना है। भारत और चीन के रिश्तों का इतिहास देखते हैं तो एक बात साफ है कि रिश्ते जो कायम रहे हैं, जब तक चीन का स्वार्थ रहा है तब तक भारत के चीन के साथ अच्छे संबंध रहे हैं। आप ये मान के चलिए कि पंचशील हुआ 1962 में, कौन सी पॉलिसी पे चीन ने भारत के साथ कंप्रोमाइज किया? क्या पाकिस्तान पॉलिसी पे कंप्रोमाइज किया? नहीं सपोर्ट किया इंडिया का टेररिज्म पे, किसी मुद्दे पे? क्या और दक्षिणी एशिया में आपने पंचशील का जिक्र किया, उस बयान में चीन ने कहा है, मैं इसमें एक चीज जोड़ दूं फिर आप बोलिए। चीन अपने बयान में कह रहा है कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों जिनकी वकालत चीन और भारत के वरिष्ठ नेताओं ने 70 साल पहले की थी को संजो कर रखना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। चीन तो ये बोल रहा है। क्या उस पे चीन रुका हुआ है? 1962 किया, उसके बाद उनका जब आर्थिक हित शुरू हुआ तो आप ये देखिए कि लेट्स एंगेज ऑन इकोनॉमिक फ्रंट, मेंटेन स्टेटस को ऑन बॉर्डर। क्या हुआ कि आपने 140 करोड़ तक बिलियन डॉलर का आपने ट्रेड पहुंचा दिया, जिसमें बहुत बड़ा एक ट्रेड डेफिसिट है, और जब आपके हित पूरे तरह से पूर्ण नहीं हुए तो आपने डोकलाम किया, गलवान किया, फिर दोबारा से ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। तो आप ये बात मान के चलिए कि चीन ने अपने स्वार्थों को, अपने हितों को प्रायोरिटी दी। भारत का कभी भी भारत के साथ तिब्बत का इश्यूज है या बाकी रिफ्यूजी इश्यूज है, पाकिस्तान है, टेररिज्म है। आप ये देखिए कि श्रीलंका में क्या करने आए थे, वो अपना स्ट्रेटेजिक पोर्ट बना रहे थे। मालदीव में क्या कर रहे हैं, वहाँ की सत्ता बदलने में लगे हुए थे। नेपाल में क्या कर रहे हैं, वहाँ पे पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी, उन्होंने एम्बेसी जो थी वो वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी बन के काम कर रही थी नेपाल में। तो आप ये बात मान के चलिए कि चीन सिर्फ और सिर्फ अपने हित के लिए आज भी भारत को एससीओ में वार्मली मिल रहा है और वेलकम कर रहा है, क्योंकि उनका जो बीआरआई का प्रोजेक्ट है, उनका जो साउथ एशिया में जो अपनी एक ड्राइव चलाई थी, उनके लिए सबसे बड़ा जो अगर गतिरोध वो देखते हैं तो भारत को देखते हैं। तो वो सिर्फ अपने जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए भारत के साथ जुड़ रहा है। लेकिन मोदी जी भी देखिए टफ फाइट दे, उनकी बॉडी लैंग्वेज से आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि हम ना टेररिज्म पे कोई कंप्रोमाइज करेंगे, हम और ना हम अगेन फिर मैं जिस टाइट रोप की बात कर रहा था प्रोफेसर भारद्वाज, एक बार फिर से मैं युक्तेश्वर कुमार जी के पास जाऊंगा। प्रोफेसर भारद्वाज ने जो कहा है मैं वो बिल्कुल मानता हूं कि चीन के साथ हमारे जो पुराने अनुभव रहे हैं हमें बहुत खट्टे ज्यादा और मीठे कम अनुभव देते हैं युक्तेश्वर कुमार जी। लेकिन फिर प्रधानमंत्री ने जो कहा, जो विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि भारत और चीन दोनों ही सामरिक स्वायत्तता चाहते हैं और उनके संबंधों को किसी तीसरे देश के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। इसे अमेरिका के प्रति एक अप्रत्यक्ष संदर्भ के रूप में देखा जा सकता है क्या? यानी डिप्लोमेसी में जहां आप बात एक तरफ कर रहे हो लेकिन निगाहें दूसरी तरफ हो, आप बात किसी और से कर रहे हो, मैसेज किसी और की तरफ जाए, कि वो चाइना और इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन जब वो सामरिक स्वायत्तता की बात करते हैं, जब बात करते हैं कि कोई तीसरा हमारे बीच नहीं आ सकता, तो क्या वो किसको मैसेज दे रहे हैं? देखिए, चीनी में भी एक कहावत है कि पायवन पूरु ईचियन। सबसे बड़ी बात है कि 100 बार सुनने से ज्यादा अच्छा है कि हम एक बार सामने देखें। तो दिखावे से नहीं, असली काम से पहचान बनेगी। अब ये हम किसी को दिखावे के लिए हम नहीं कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारे संबंध जो हैं वो मजबूत हो। सबसे पहली बात, ये जो पंचशील की, जिसको हम हफिंग कुंगछू वुशियांग योंजे कहते हैं, ये 1952 की बात है, 1962 की बात नहीं है। और 1959 से पहले हमारे संबंध, भारत और चीन के संबंध करीब करीब सबसे अच्छे रहे हैं। उससे पहले अगर 2000 सालों की बात करें तो और भी अच्छे रहे हैं। लेकिन हमें हमेशा ही फूक फूक करके, सोच समझ करके चाल चलना होगा, ताकि चीन जो है
1959 से लेकर के जो 62 के बीच में जो बदमाशी किया, या 2020 में जस्ट 5 साल पहले भी हमारे कजन ब्रदर्स मरे समस्तीपुर के, वो मरे जून 2020 में, वैसी हरकत न हो। तो सब कुछ सोच समझ के चलना चाहिए, ये किसी को दिखावे के लिए नहीं है। हमें ये चाहिए कि हमारा जो मेन इंटरेस्ट है, जैसे कि बहुत बार ये बात हो चुकी है कि इंटरनेशनल रिलेशन में न कोई दुश्मन होता है हमेशा, न कोई दोस्त होता है हमेशा, सबसे ऊपर होता है। ये बात कल खुद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कोई स्थायी दुश्मन और दोस्त नहीं होता, जो स्थायी होता है वो हित होता है। आप अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से। बिल्कुल, तो मैं वही बात बोल रहा हूं कि सबसे बड़ा जो है देश का हित, और हमारे मोदी जी हों या जैसे उसी तरह से शी जिनपिंग होंगे, वो भी अपने देश का सबसे पहले हित सोचेंगे। ये तो बिल्कुल मानी हुई बात है कि शी जिनपिंग अपना स्वार्थ सोचेंगे, मोदी जी भारत के लिए स्वार्थ सोचेंगे। लेकिन जब तीनों बड़े बड़े देश भारत, चीन और रूस एक साथ आ जाएं, तो ये बहुत जरूरी है अभी। नहीं, उसमें प्रोफेसर युक्तेश्वर कुमार, एक मेरा थोड़ा सा आपसे डिसएग्रीमेंट है कि भारत और चीन वाकई अपना हित सोचेंगे, लेकिन भारत का जो सूत्र है वसुधैव कुटुंबकम, वो चीन का नहीं है। चीन पूरी दुनिया को अपना ही मान रहा है। वो जो एक्सपेंशनिज्म है वो भारत का नहीं है। यहां पे आप एक लकीर खींच सकते हैं दोनों के बीच में, जो भारत और चीन के अपने चश्मे से अपना हित देखने की बात है। मैं आऊंगा आपसे इस बारे में बात करूंगा, लेकिन शंघाई सहयोग संगठन का 25वां सम्मेलन चीन में है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और लगातार ये हम इसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन ये सम्मेलन सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि ये 25वीं बैठक है, बल्कि महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यही सम्मेलन अमेरिका के एकाधिकार और दबाव के खिलाफ एक रणनीतिक रास्ता निकाल सकता है। वो रास्ता जिस पर चलते हुए 10 देश ट्रंप के टैरिफ बम को बेअसर कर देंगे। लेकिन ये होगा कैसे, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। दुनिया में आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति सबको अपना करने में लगा है। उसे हम भली भांति देख रहे हैं। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी, एससीओ बदलेगा स्थिति? बल्कि अतीत में जिस आशंका के आधार पर संगठन ने आकार लिया, उस आशंका के साकार होने के विरुद्ध अंतिम निर्णय लेने का यही सही समय है, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, पुतिन और जिनपिंग। एससीओ के सम्मेलन का मुख्य मुद्दा भले ही आतंकवाद, चरमपंथ और अलगाववाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना है, लेकिन इस बैठक में जिस विषय पर फैसला होगा वो विषय ट्रंप के दबाव बनाने वाली नीति है, और तय है कि भारत, चीन, रूस मिलकर ट्रंप के एकाधिकार वाली नीति के खिलाफ बड़ा कदम उठाएंगे। अब ये कदम क्या होंगे, इन्हें बैठक के बाद सार्वजनिक किया जाएगा, लेकिन इतना तय है कि यही तीनों देश मिलकर ट्रंप के प्लान पर पानी फेर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस के पास तेल, गैस और मिनरल्स हैं, चीन के पास मैन्युफैक्चरिंग तकनीक और ढांचा है, जबकि भारत के पास बड़ा कंज्यूमर मार्केट और सर्विस सेक्टर है। और यही वो देश हैं जो मिलकर सर्कुलर ट्रेड बना सकते हैं, जिसमें रूस की भूमिका ऊर्जा और धातु देने में होगी, चीन की भूमिका तकनीक और मैन्युफैक्चरिंग में होगी, तो भारत उपभोक्ता बाजार और आईटी सर्विसेज दे सकता है, जिसका सीधा मतलब है कि रूस, चीन, भारत साथ मिलकर अमेरिकी टैरिफ का दबाव खत्म कर देंगे और बहुत ही कम लागत वाली वैकल्पिक अर्थव्यवस्था तैयार भी कर सकते हैं। अब प्रश्न यह है कि सर्कुलर ट्रेड के ढांचे से अमेरिका भू राजनीतिक और वित्तीय जवाब कैसे दिया जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर क्रमवार समझिए।
भारत रूस चीन डिजिटल करेंसी और पेमेंट सिस्टम बना सकते हैं, जैसे कि स्विफ्ट का विकल्प चीन के CIPS यानी क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम बनाया है। ठीक ऐसे ही रूस ने भी स्विफ्ट के जवाब में SPFS जैसा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिस्टम तैयार किया है, जबकि भारत भी UPI ग्लोबल मॉडल जल्द लॉन्च करने जा रहा है, जिन्हें आपस में जोड़ा जा सकता है। यानी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए SCO के सदस्यों को अमेरिकी करेंसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इस दिशा में कदम उठाए जाने के संकेत प्रबल इसलिए हैं क्योंकि चीन ने पहले ही अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर भारी टैरिफ लगा दिया है और भारत रूस भी कृषि, तकनीक और रक्षा क्षेत्रों में अमेरिकी सामान पर टैरिफ हाई कर सकते हैं। इन कदमों से अमेरिकी कंपनियों के बीच ही प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाएगी और कई चीजों के लिए भारत रूस चीन की आपसी निर्भरता बढ़ जाएगी, जिससे न सिर्फ संबंध मजबूत होंगे बल्कि अमेरिका का हाईटेक एकाधिकार भी खतरे में पड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एम्बेसडर वोरा जो लगातार कह रहे हैं कि हमें चीन पे इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, तो उन्हीं से पूछते हैं एम्बेसडर वोरा, युक्तेश्वर कुमार जी भी कह रहे हैं कि चीन के साथ हमें फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए। देन अभी इस SCO समिट का भारत के लिए क्या आउटकम है? सर, मेरा मानना यह है, ऐसी जो मल्टीलैटरल संस्थाएं होती हैं जैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी शुरुआत में तो टेरर के अगेंस्ट हम बातचीत करते थे, फिर यहाँ आए वहाँ आए, सिक्योरिटी की बात हुई, फिर इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात हुई, फिर चाइना ने वो कोई बिल कैन रॉब नहीं, क्या बिल समथिंग रोड इनिशिएटिव बनाया, एटसेट्रा एटसेट्रा। हमें फायदा यही होगा, द्विपक्षीय हमारी मीटिंग्स हुई है बहुत सारे लोगों के साथ। SCO की फ्यूचर डायरेक्शन क्या है, क्योंकि अब चाइना का रोल उसमें कम हो जाएगा। जितने ज्यादा देश मिलते जाएंगे उतना एक देश के लिए उसका भविष्य डिटरमिन करना और कठिन हो जाता है। ये बहुत सारी ओपिनियंस होती हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारी आवाज वहां सुनी जाए। और फाइनली अगर आप सोच रहे हो कि भारत और चाइना के बीच सारे संबंध कल से डार्लिंग स्वीट हार्ट, वो नहीं होने वाला है सर। हम बहुत धोखा खा चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा मेरी 3 चीजें हैं, प्लीज टेक, मुझे इज्जत चाहिए, गिव मी रिस्पेक्ट, मैं भरोसा चाहता हूं, ट्रस्ट मुझे जो है आप दिखाएं कि आई कैन ट्रस्ट यू। सर एक लॉबी है जो लगातार टैरिफ के इस जो अभी कॉन्फ्लिक्ट आया है टैरिफ का, उसको लेकर लगातार ये कह रही है, खासकर अमेरिका में, कि इस टैरिफ के कदम ने भारत को चीन के करीब लाकर खड़ा कर दिया है। इज इट? नो, नॉट एट ऑल सर। मान लीजिए अगर टैरिफ ना लगाता ट्रंप, फिर हम चीन के करीब नहीं आते। ये गलत है सर। हमारी फॉरेन पॉलिसी रिएक्टिव नहीं है। अगर चीन के साथ हमने संबंध सुधारने, हमने फैसला किया, हम करेंगे, ट्रंप जो मर्जी करता रहे। पर ये कहना कि क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए हैं, और अगर मान लीजिए वो टैरिफ ना लगाता, तो क्या हम SCO समिट में आते कि नहीं आते? हम फिर भी आते। बिल्कुल, वो हमारा इंटरेस्ट है। दिस इज समथिंग टू बी रिमेंबर्ड। ये बड़ी बात है और इसलिए हमको इमोशनल नहीं होकर बिल्कुल फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए। युक्तेश्वर कुमार जी जल्दी से कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, फिर मैं एक बड़ी रिपोर्ट दिखाऊंगा जल्दी। जी, मेरा यही मानना है कि SCO समिट जो हो रहा है, इससे अगर डिजिटल पेमेंट जिसकी अभी आप बात कर रहे थे, वो मजबूत होता है, तो ये ऐसे ही होगा कि जैसे विश्व के पटल पे नया हीरो आ जाए और पुराने डॉलर, जिसको मैं शाहरुख खान की तरह ग्लोबल मार्केट पे वो पिछले कुछ दिनों तक राज कर रहा था, तो डॉलर का रास्ता वो खत्म हो जाएगा। और SCO अगर सफल हो गया तो चीन, रूस और भारत की करेंसी और डिजिटल पेमेंट रणबीर सिंह और कार्तिक आर्यन की तरह उभर कर सामने आएंगे। तो डॉलर का दबदबा कमजोर होगा और एशियाई मुद्राओं का कद बड़ा होगा। यही मैं कहना चाहता हूं। पर शाहरुख का ब्रांड सर अभी भी बड़ा है और इसीलिए अब उस ब्रांड को रणवीर सिंह कैसे कम कर पाएंगे, देखना है। देखिए एक बड़ी खबर अभी दिखाता हूं मैं। ट्रंप के टैरिफ बॉम्ब से त्रस्त कई देश सख्त फैसले लेने की तैयारी में, लेकिन अमेरिका जैसी शक्ति के खिलाफ फैसला लेना व्यक्तिगत किसी देश के पक्ष में होगा या नहीं, इस पर संशय है। इसलिए SCO के सम्मेलन से इस बार उम्मीदें ज्यादा हैं। 10 देशों का यह संगठन कुछ ऐसे फैसले ले सकता है जो अमेरिका के एकाधिकार के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, जिससे अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत डॉलर आधारित व्यापार भी संकट में पड़ सकता है, जिसको भी शाहरुख कह रहे थे। युक्तेश्वर कुमार सुनिए।
friends that India and Russia have nurtured one of the steadiest relationships between major nations in current times. भारत रूस की मित्रता बनाएगी व्यापारिक ढांचा। भारत और रूस पारंपरिक मित्र हैं और दोनों ही इस दुनिया के अमेरिका विहीन संगठनों के सदस्य हैं। हालांकि भारत की नीति सभी राष्ट्रों के हितों के साथ अपना हित तलाशना है, लेकिन अमेरिका की एकाधिकार वाली नीति से बढ़ रहे दबाव में भारत को अपने सहयोगियों के साथ अपने हित तलाशने के लिए मजबूर कर दिया है। और यही मजबूरी अमेरिका की करेंसी के एकाधिकार के लिए घातक साबित हो सकती है। एससीओ सम्मेलन में भारत, रूस और चीन मिलकर एक ऐसा रोड मैप दुनिया के सामने रख सकते हैं जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हो सकता है। यह रोड मैप होगा ब्रिक्स करेंसी का। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया में लगभग 80% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर में होता है, जिसमें अमेरिका चाहे तो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम के जरिए किसी भी देश पर प्रतिबंध लगा सकता है, जिसकी वजह से टैरिफ या प्रतिबंध लगने पर डॉलर से लेन देन करने वाले देशों को झुकने पर मजबूर होना पड़ता है। इसीलिए ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी का जवाब डॉलर का दबदबा खत्म कर लोकल करेंसी को बढ़ावा हो सकता है। यानी डॉलर के जवाब में ब्रिक्स करेंसी बनाने को हरी झंडी मिल सकती है, जिसमें लोकल करेंसी के जरिए बिना अमेरिका के दबाव के व्यापार होगा। मुमकिन है कि एससीओ की बैठक में इस संबंध में सहमति भी बन जाए, क्योंकि अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी ने इस समय न सिर्फ रूस, चीन और भारत को बल्कि दुनिया के कई देशों पर भी दबाव बना दिया है। इसीलिए ऐसा कोई कारण नहीं है जो अमेरिका चीन का साझा औद्योगिक क्लस्टर, जिसमें टेक्नोलॉन, रूबल, रुपया, रियल और रैंड शामिल हो सकते हैं। इसके लिए एससीओ की भूमिका सबसे अहम होगी, क्योंकि इस संगठन में रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, ईरान और मध्य एशिया के देश शामिल हैं, जो मिलकर ऊर्जा, रक्षा और व्यापार कॉरिडोर बना रहे हैं। और पिछले सम्मेलनों में कई बार स्थानीय मुद्रा में लेन देन का मुद्दा उठ भी चुका है, जिसे इस बार रूस, भारत और चीन मिलकर हरी झंडी दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो जो कहा जा रहा था कि ट्रंप ब्रिक्स से चिढ़ते हैं, ट्रंप डॉलर की सुप्रीमेसी को चैलेंज करने से चिढ़ते हैं, और क्योंकि भारत ब्रिक्स में भी है, क्या इसलिए भी भारत के लिए ट्रंप का जो रवैया है वो दिख रहा है? प्रोफेसर संजय भारद्वाज, अब सवाल यह है कि क्या ये जो एससीओ समिट है ये केवल इकोनॉमिक समिट है, अर्थव्यवस्था के मुद्दों के से जुड़ी हुई समिट है, या एक पॉलिटिकल समिट भी है, और इससे जो अमेरिका या जो ग्लोबल नॉर्थ है उसको कोई मैसेज देने वाला भी समिट है? प्रोफेसर भारद्वाज। नहीं, देखिए, एक बात साफ साफ है कि ये इस तरीके से देखा जा रहा है कि सर्कमस्टेंशियल हो रहा है कि सारे लीडर्स हैं जो ग्लोबल साउथ के, और आप ये कहिए कि वेस्ट वर्सेस रेस्ट के लीडर्स संघाई चीन में मिल रहे हैं। लेकिन ये बात मान के चलिए कि जो ट्रेड का इम्पोजिशन, ट्रेड टैरिफ्स का जो इम्पोजिशन ट्रम्प की तरफ से हुआ है, आप ये देखिए कि कलेक्टिवली अभी कोई भी देश एक साथ आके, मतलब बहुत सारे देश एक साथ आके ट्रम्प के साथ नेगोशिएट नहीं कर रहे। हर देश इंडिविजुअली नेगोशिएट कर रहा है, और उसमें अमेरिका का एक अपर हैंड है। तो मुझे लगता है कि अगर इस एससीओ में इस बात को कि सारे देश जो 10 कंट्री हैं या बाकी जो आए हैं ऑब्जर्वर, अगर सब मिलके ट्रंप के साथ में नेगोशिएट कलेक्टिवली करते हैं, तो आप मान के चलिए कि जो रेस्ट अपने वेट को आगे बढ़ा रहा है, आगे मजबूत कर रहा है। और अगर ऐसा नहीं होता है और अपने अपने एजेंडा पे, चाहे वो सी जिनपिंग है और मोदी जी हैं और पुतिन अपने अपने एजेंडा पे काम करेंगे, तो ये बात मान के चलिए कि एडोकिज्म क्रिएट करेगा, सर्कमस्टेंशियल है, और वही ढाक के तीन पार कि आप ये बात मान के चलिए कि जो परमानेंट अलाइज हैं, जो
इंटरेस्ट बेस्ड अलाइन हैं वही रहेंगे, और भारत और चीन सिर्फ कुछ समय के लिए जो जिस तरीके का अरे चल तो रहा है भारत उसमें के इस समिट में जाने का कुछ तो फायदा होगा। देखिए, इतने हम नाउम्मीद कैसे हो सकते हैं? भारत का निश्चित रूप से मोदी जी बाकी बायलैटरल टॉक कर रहे हैं, बाकी लीडर से मिल रहे हैं, पुतिन से मिल रहे हैं, पुतिन आ रहे हैं, वो हमारे ग्लोबल इंटरेस्ट है। लेकिन हमने इसमें आतंकवाद के मुद्दे को, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, बॉर्डर को, और हमने अपनी जो अपनी देश की सुरक्षा और संरक्षा को मजबूती के साथ वहां रखा है। तो ये बात मान के चलिए कि हमारा मकसद ही यही है। हम सिर्फ चीन के एजेंडा को फुलफिल करने के लिए वहां नहीं जा रहे कि सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। चीन के एजेंडा को क्यों फुलफिल करेंगे? हम अपने हितों की बात करेंगे, हम अपनी बात भी करेंगे, हम अपने, और ये बात भी हो रही है जो वहां से बयान आ रहे हैं, जो वहां से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जो गौरव देखिए वो बात भी हो रही, मैं आता हूं उस पर, अभी आता हूं। एससीओ का जो एजेंडा है ना, एससीओ सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रीन ग्रोथ पे बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन अभी देखिए स्टेटमेंट आने दीजिए, देखते हैं उसमें क्या निकल कर आता है। लेकिन अमेरिका की एकाधिकार और दबाव वाली नीति ने अब तक किसी दूसरे देश को मजबूत नहीं होने दिया, लेकिन एससीओ में वो क्षमता है जो अमेरिका का मुकाबला कर सकता है। इस मुकाबले का आधार है मानव संसाधन, भूभाग और अर्थव्यवस्था, जिनका सही इस्तेमाल अमेरिका के आर्थिक विस्तार को रोक सकता है। कैसे, आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। यूएस का आर्थिक विस्तार, एससीओ करेगा सीधा प्रहार। डॉलर से व्यापार और स्विफ्ट तंत्र की बदौलत अमेरिका पूरी दुनिया पर दबाव बनाता है। मनचाहे टैरिफ और प्रतिबंध लगाता है। हालांकि अब तक की स्थिति में अमेरिका के खिलाफ कोई ऐसा गठबंधन खड़ा नहीं हुआ जो उसके आर्थिक विस्तार को चुनौती दे सके। लेकिन दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों पर आए दबाव के बाद एससीओ वो मंच बन सकता है जो अमेरिका के लिए चुनौती बन जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि एससीओ दुनिया को चलाने वाले तंत्र का एक शक्ति केंद्र बनता हुआ नजर आ रहा है। आबादी, संसाधन और भूगोल ही नहीं, आर्थिक समृद्धि भी एससीओ को अमेरिका से आगे खड़ा करते हैं। अगर अमेरिका के मुकाबले भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान और मध्य एशिया के देशों का आंकलन करें तो 40% आबादी एससीओ को मानव संसाधन का केंद्र बनाती है। यानी दुनिया के 4 में से 1 या उससे भी ज्यादा व्यक्ति एससीओ क्षेत्र के हैं। बात अगर भूखंड की करें तो एससीओ के पास दुनिया का 20% भूभाग है, जिसमें रूस, चीन और भारत मिलकर सुपर लैंड ब्लॉक बनाते हैं। इसके अलावा एससीओ देशों की कुल जीडीपी मिलाकर 20% वैश्विक अर्थव्यवस्था है, जिसमें चीन का हिस्सा लगभग $17 ट्रिलियन, भारत का हिस्सा $3.7 ट्रिलियन और रूस का हिस्सा $2.2 ट्रिलियन, जिसका मतलब है कि जनसंख्या, भूभाग और अर्थव्यवस्था के सही उपयोग से एससीओ में शामिल देश अमेरिका के सामने एक बड़ी ताकत और चुनौती दोनों बन सकते हैं। इनके अलावा ऊर्जा संसाधन में भी एससीओ अमेरिका के मुकाबले ताकतवर है, क्योंकि रूस, कजाकिस्तान और ईरान जैसे देश तेल, गैस, यूरेनियम और मिनरल्स में समृद्ध हैं। वहीं चीन और भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है। इसीलिए एससीओ चाहे तो आपसी सहमति से अमेरिका को अलग थलग करके दुनिया को अपने अनुसार नियंत्रित कर सकता है। अमेरिका के विस्तार को रोकने के लिए सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण ब्लॉक बन सकता है। और ये इस बैठक में संभव है। इस बैठक में राजनीतिक मतभेद भुलाए जा सकते हैं, सीमा विवाद को लेकर नई रणनीति बन सकती है, आपसी अविश्वास को विश्वास में बदला जा सकता है और एससीओ के 10 देश मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाने की बाधा दूर कर सकते हैं। अगर एससीओ के सम्मेलन में ऐसा होता है तो फिर अमेरिका का डॉलर के बल पर संसाधनों पर प्रतिबंध या दूसरे देशों पर टैरिफ लगाकर दबाव बनाने वाला दांव बेकार साबित होगा। यहां तक कि अमेरिका सुपर पावर की रेस से भी बाहर हो सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और संतेश कुमार जी के पास चलते हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। संतेश जी, एक लाइन का सवाल है, क्या वाकई ये एससीओ समिट अमेरिका की सुप्रीमेसी को एक बड़ा चैलेंज दे रही है? देखिए, अमेरिका के सबसे बड़े जो दुश्मन कहिए या जो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर कहिए, वो सब यहां पर है, चाहे वो बेलारूस हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो चाइना हो। और भारत के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनर है ना। मैं भारत को कॉम्पिटिटर मान रहा हूं ना, दुश्मन तो मान ही नहीं सकते। लेकिन जो हाल फिलहाल में हुआ ट्रंप के टैरिफ को लेकर, उसके बाद एक जो कह सकते हैं कि अमेरिका और भारत के रिश्तों में हल्का सा जो इस वक्त तनाव आया, वो भारत भी यहां पर है। तो क्या अमेरिका को ये फील होगा, यहां से कोई हीट फील होगी, आपको लगता है? देखिए गौरव जी, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर अमेरिका वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप हो गया है। तो अमेरिका का दुश्मन ऐसा नहीं कौन से देश है, वो दूसरा विषय है। पहले ये समझना है कि वहाँ का लीडर जो है, जो लीड कर रहा है पूरे देश को, क्या वो खुद वहाँ अमेरिकन का दुश्मन है नहीं है। आज आप देखिए, सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी का हो रहा है तो वो डोनाल्ड ट्रंप का हो रहा है, अमेरिका के अंदर हो रहा है। चाहे वो कोर्ट से लेकर सड़क तक जो मार्च छिड़ा हुआ है उनके खिलाफ, वो दिखाता है कि दुश्मन तो अपने लोग होते हैं जो रूल कर रहे हैं। रही बात बाहर की, तो सब सर्वविदित है कि चाइना और चाइना तमाम एलाइज वो निश्चित रूप से अमेरिका के खिलाफ रख के काम किए हैं। इन तमाम सदस्यों के बीच अगर 10 सदस्य आप उठा लीजिए, उसमें एकमात्र भारत एक ऐसा देश है जो अमेरिका की स्ट्रेटेजिक जो पॉलिसी है उसमें सेंटर पॉइंट में, कोर पॉइंट में रहता है। इसीलिए आप देखिए, क्वाड मेंबर्स में जितने 4 मेंबर है उसमें एकमात्र भारत है जो एससीओ का मेंबर है। तो ऐसा दर्शाता है कि जो बाकी के 9 मेंबर है वो उसके लिए उतना रिलायबल नहीं है जितना इंडिया है। नो डाउट आज अमेरिका भी नहीं, क्यों मैं फिर बदलता हूं अपने शब्द को और कहता हूं, आज डोनाल्ड ट्रंप अपनी कहते हैं इर्द गिर्द या आसपास जो बैठाने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को, वहां के आर्मी को, वहां के पॉलिटिकल लीडरशिप को, वो कहीं न कहीं बहुत सीमित और संक्षिप्त दायरे में अपने हितों को देखते हुए बैठा रहे हैं। उनको पता है लॉन्ग टर्म में, या फिर कर सकते हैं कि कॉम्प्रहेंसिव लेवल पे अगर देखेंगे, उनके देश के लिए कोई अगर फायदेमंद है और जो फायदा पहुंचा सकता, राष्ट्रीय हितों को लाभ पहुंचा सकता है तो वो भारत है। उनकी राष्ट्र सुरक्षा को अगर कोई लाभ पहुंचा सकता है तो वो भारत है। आर्थिक को अगर आर्थिक लाभ पहुंचा सकता है तो भारत है, क्योंकि उनको पता है कि जो बाकी के एससीओ मेंबर्स हैं उनसे उनको लाभ मिलने वाला नहीं। सही बात है। तो आप जो यहाँ पे एक बात आप बहुत अच्छा, और दैट टू इतना बड़ा मार्केट भारत। एक सेकंड, एक लास्ट पॉइंट में ऐड करना चाहूंगा। एससीओ जो पूरा सक्सेस होगा, आप स्टेटमेंट आने वाला है, उसमें भारत क्या नजरिया है। देखिए, आप जान लीजिए, निश्चित रूप से जो भी होगा वो अमेरिका के लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन भारत की दृष्टिकोण से जो अच्छा है वो ये है, अगर वहां पे कुछ डिजिटल पेमेंट जैसी चीज एक्सेप्ट होती है, जो कॉमन होगा, साझा होगा, मुझे लगता है भारत के लिए बहुत बड़ी सफलता होगी। बाकी बायलैटरल रिलेशंस मुझे लगता नहीं कि कोई स्टेटमेंट वहां पे आने वाला। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। देखिए, इस बीच ट्रंप प्रशासन की एक भूल दुनिया को कितने नुकसान में ले जाएगी, इसका अंदाजा ट्रंप को नहीं है, जिसका अभी जिक्र कर रहे थे संतेश जी कि अमेरिका में ही ट्रंप का विरोध हो रहा है। हालांकि ट्रंप को अंदाजा नहीं है और शायद इसीलिए वो अपने सलाहकारों को नहीं रोक रहे, और उनके सलाहकार भारत के खिलाफ सिर्फ माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक कहावत है, जब अपने घर कांच के हो तो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं मारने चाहिए। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वो शख्स जो कब क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, कब यू टर्न लेंगे और कब अपने झूठ को सच बताने लगेंगे, कोई नहीं जानता। अमेरिका की सत्ता में दूसरी बार राष्ट्रपति के पद पर काबिज होते ही ट्रंप ने अपने फैसलों से पूरी दुनिया को 360 डिग्री घुमा दिया है। उनका हर एक फैसला हर बीतते दिन के साथ दुनिया के लिए नई मुसीबतें ला रहा है। लेकिन इसी बीच भारत पर 50% टैरिफ लगाकर ट्रंप ने भारत को रूस से दोस्ती का जो इनाम दिया है, उसने पूरी दुनिया को सकते में ला दिया है। और जो इल्जाम भारत पर लगाए हैं वो बिना सिर पैर के हैं, यानी जिसका दूर दूर तक भारत से कुछ लेना देना नहीं है। अमेरिका का आरोप है कि रूस यूक्रेन युद्ध के लिए भारत जिम्मेदार है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि रूस यूक्रेन जंग मोदी की जंग है। भारत रूस से तेल खरीद रहा है और उन पैसों से रूस यूक्रेन को दहला रहा है। इसलिए अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने के लिए 50% टैरिफ लगाया है। ट्रंप जिस युद्ध को लेकर भारत पर आरोप लगा रहे हैं,
दरअसल उस युद्ध को खत्म करना उनके चुनावी वादे में शामिल था। उन्होंने कहा था कि वो 24 घंटे के अंदर रूस यूक्रेन जंग खत्म करवा देंगे, लेकिन ना तो जंग रुकी, ना ही रुकने के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ट्रंप ने कोशिशें नहीं की। उन्होंने पहले अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जंग खत्म करने के लिए वार्ता की, फिर व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ युद्ध विराम पर चर्चा की, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात, यानी ट्रंप अपनी युद्ध खत्म करने वाली परीक्षा में फेल साबित हुए। ये है पीटर नवारो, डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार, जो रूस यूक्रेन जंग को मोदी वॉर करार दे रहे हैं। मतलब भारत की वजह से ये युद्ध नहीं रुक रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, नवारो ने यहां तक कहा कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और इस तेल के पैसों का इस्तेमाल रूस जंग में कर रहा है, जिसमें यूक्रेनियों की जान जा रही है। कमाल है, जिस जंग को शुरू अमेरिका ने किया, जिस अमेरिका के दम पर यूक्रेन ने रूस से जंग लड़ने का फैसला किया, वो अमेरिका भारत को इसका जिम्मेदार बता रहा है। ये तस्वीरें तो आपको याद होंगी। ये 18 अगस्त को व्हाइट हाउस की तस्वीरें हैं, जब ज़ेलेंस्की अपने यूरोपीय सहयोगियों के साथ व्हाइट हाउस में युद्ध विराम पर चर्चा के लिए पहुंचे थे। भले इस चर्चा से कोई हल नहीं निकला, लेकिन इस बैठक में ट्रंप ने खुद कहा था कि अमेरिका यूक्रेन को हथियार देगा। आप भी सुनिए। अब सवाल यह है कि जंग को हवा अमेरिका दे रहा है, यूक्रेन को हथियार और आर्थिक मदद कर रहा है, लेकिन जंग भड़काने का आरोप भारत पर मढ़ रहा है, जो अमेरिका की नीयत पर सवालिया निशान लगा रहा है। अमेरिका के इस झूठ को बेनकाब कील इंस्टीट्यूट के आंकड़े भी कर रहे हैं, जिसके मुताबिक अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को 11,700 अरब रुपए की मदद की है, जिसमें 6,600 अरब रुपए की सैन्य और 4,800 अरब रुपए की आर्थिक मदद शामिल है। ट्रंप और उनके सलाहकारों की फौज लगातार भारत पर लगाए टैरिफ को सही साबित करने में लगी है, लेकिन जंग भड़काने की मंशा ना तो कभी भारत की रही है और ना कभी रहेगी। वहीं अगर अमेरिका की बात करें तो जंग की शुरुआत से ही वो इस जंग में रूस के खिलाफ साजिश रचता रहा है और खुलकर यूक्रेन के साथ खड़ा रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को कई घातक हथियार दिए हैं ताकि जंग में रूस के खिलाफ वो लंबे वक्त तक लड़ सके। अमेरिका ने एंटी एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को दिए, जिसमें 1500 से ज्यादा स्टिंगर मिसाइल, पैट्रियट मिसाइल की 3 बैटरी और हॉक सिस्टम शामिल है। वहीं 6500 जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल, 10,000 टो मिसाइल्स और 20,000 से ज्यादा एंटी आर्मर सिस्टम यूक्रेन को दिए। साथ ही 270 से ज्यादा हॉवित्जर तोप, 7 लाख से ज्यादा मोर्टार, हाइमर सिस्टम की 40 यूनिट जैसे आर्टिलरी और रॉकेट सिस्टम दिए। साथ ही टैंक और बख्तरबंद वाहन और हेलीकॉप्टर और अटैक ड्रोन भी अमेरिका ने यूक्रेन को दिए, जो साफ दर्शाते हैं कि रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका ने कैसे आग में घी डालने का काम किया। तो देखिए, हम आपको न केवल वहां जो चीन में हो रहा है वो दिखा रहे हैं, बल्कि चीन में जो हो रहा है उसका मैसेज पूरी दुनिया में क्या जा रहा है। ट्रंप नीति वर्सेस टीम मोदी, जो यहां पर इस वक्त दुनिया में जो सबसे बड़ा इस वक्त इवेंट है जो तियानजिन में हो रहा है, उसका क्या मैसेज जा रहा है अमेरिका से लेकर रशिया और चीन और यूक्रेन तक, इस सब पर बात कर रहे हैं। एक्सपर्ट से आपको एक एक बात, एक एक जो वहां पर बात कही जा रही है, एक एक जो फोटो आ रही है, उनका एनालिसिस करवाते हुए आपको बता रहे हैं कि कैसे आप इनको समझें। और बात सही है कि अभी जो ये हो रहा है चीन में, ये छोटी चीज नहीं है। एससीओ समिट का, और वो भी टैरिफ के बाद वो इस तरह के एससीओ समिट होना, वो और इन 3 लीडर्स का मिलना, इसके मैसेज कुछ ज्यादा बड़े हैं।